डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है पहला स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी को समझने के पहले हमें तीन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहला इलास्टिसिटी क्या होती है, दूसरा स्ट्रेन क्या होती है और तीसरा एनर्जी क्या होती है। सबसे पहला है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए हमें इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं ये जानना होगा। इलास्टिक मटेरियल ऐसी मटेरियल होते हैं जब उन पर कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो वो एक्सटर्नल लोड के एक्शन के कारण डिफ़ॉर्म हो जाते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाता है। इस टाइप के मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं और इलास्टिक मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली किसी भी मेंबर पर या बार पर जब हम लोड अप्लाइड करते हैं तो उसमें डिफ़ॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रेन को सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन अ मेंबर टू द ओरिजिनल लेंथ। चूँकि स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तीसरे नंबर पे होता है एनर्जी। एनर्जी बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हम समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी किसी भी इलास्टिक मटेरियल में स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी होती है जिसके कारण डिफॉर्म्ड मटेरियल जब उसके ऊपर अप्लाइड लोड को हटा दिया जाता है तो वह अपने ओरिजिनल शेप तथा साइज़ में वापस आ जाती है। मतलब किसी भी मटेरियल पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट के कारण तो उसमें एक इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को हम रेजिलियंस ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। चूँकि स्ट्रेन एनर्जी इंटरनल एनर्जी है मटेरियल में स्टोर्ड जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। यदि हम मैथमेटिकली समझें तो स्ट्रेन एनर्जी जिसे हम जनरली यू से डिनोट करते हैं यह होता है एवरेज लोड अप्लाइड ऑन अ मेंबर इनटू डिफॉर्मेशन इन द मेंबर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर या न्यूटन एमएम या किलो न्यूटन मीटर। मतलब इसमें एक फोर्स की यूनिट होगी और सेकंड किसकी होगी, डिस्टेंस की यूनिट होगी। ओके, तो पहला केस है अपना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोड। पहली बात हम समझते हैं कि ये एक्सियल लोड होता क्या है। कोई भी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग यदि कोई भी फोर्स अप्लाई किया जाता है या लोड लगाया जाता है उसे हम एक्सियल लोड बोलते हैं। एक्सियल लोड दो तरीके का हो सकता है, एक होता है टेंसल एक्साइल फोर्स, दूसरा होता है कंप्रेसिव एक्साइल फोर्स। ओके, हम जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं मैंने एक रॉड कंसीडर की है जिसकी इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस पर ग्रेजुअल अप्लाइड लोड W अप्लाई किया है। अब यहाँ पे ग्रेजुअल अप्लाइड लोड से मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो जीरो से इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक लीनियरली वेरी कर रहा हो। मतलब यदि इस बार की बात करी जाए L लेंथ की तो शुरू में इस पर लोड क्या है, जीरो है और धीरे धीरे इसको कहाँ तक इंक्रीज किया गया है, W तक। जब हमने ग्रेजुअल एक्सियल लोड अप्लाई किया तो इस बार में डेल्टा जो आप साइड में देख सकते हैं इसमें ये डिफॉर्मेशन होगा। ओके, तो हमने पढ़ा है स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है एक्सटर्नल वर्क डन
जो किसके बराबर होता है, एवरेज लोड इंटू डिफॉर्मेशन। अब चूंकि ये कैसा है, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड है, तो शुरू में अप्लाइड लोड की वैल्यू क्या थी, 0 है, और बाद में मैक्सिमम क्या हो गई, W, तो इसका एवरेज होगा 0 + W डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा। तो स्ट्रेन एनर्जी WI बराबर हो जाएगा 1/2 W इंटू डेल्टा। चूँकि यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसका नेचर कैसा है, टेंसाइल किस्म का है, डाउनवार्ड लग रहा है। ओके, आप देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेन को बताया था कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेन E इक्वल टू क्या है, चेंज इन लेंथ क्या है इसकी, डेल्टा है, ओरिजिनल लेंथ क्या है, L है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, स्ट्रेन। ओके, और हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पढ़ा है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेन E बराबर F/E भी होता है, जहाँ पे F क्या है, एक्सियल स्ट्रेस है, और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। अब चूँकि क्या है, F स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। अब जैसे बार की बात करी जाए तो इस पर अप्लाइड लोड क्या है, W है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है। तो इसमें जो स्ट्रेस आएगी F, वो क्या हो जाएगी, W/A। तो अब जहाँ पे बट टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू E इक्वल टू F/E लिखा है, तो F के यहाँ पर हम क्या वैल्यू रख देंगे, F की W/A। तो ये हो जाएगा W/AE। ठीक है, तो ये फाइनली कैसा लिखा जा सकता है, E बराबर होता है Δ/L, और आल्सो बराबर होता है W/AE। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डेल्टा का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा बराबर आ जाएगा WL/AE। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, WI इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, जो ब्रैकेट डिब्बे में लिखी हुई है, WL/AE। तो फाइनली जो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, W²L/2AE। ठीक है, ये क्या है, पूरी रॉड में टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, W²L/2AE ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो WI/V, और वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, यदि इस रॉड की बात करी जाए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसका वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा A इंटू L। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। WI स्ट्रेन एनर्जी क्या है, W²/2AE इंटू L डिवाइडेड बाय वॉल्यूम A इंटू L हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा अपना W²2A²E। अब यदि अपन जो W²2A²E है इसको ध्यान से देखें तो हमने अभी पढ़ा था F बराबर क्या होता है, जो स्ट्रेस है W/A, तो W/A का होल स्क्वायर इंटू 1/2E। तो WI बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, 1/2E इंटू WA की जगह पे क्या आ जाएगा, F। तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी WI इक्वल टू F²/2E। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। अब किसी भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन किसी के भी एक्शन ऑफ फोर्स के कारण हो सकता है। ये एक्शन ऑफ फोर्स हो सकता है टेंसाइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्जन और शियर। मतलब 5 तरीके का फोर्स का एक्शन हो सकता है। तो 5 तरीक़ों से किसी भी इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। तो सेकंड केस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, अब इसको यदि अपन को समझना है बेंडिंग को, तो सबसे पहले अपन एक इसमें बीम कंसीडर करेंगे। मान लिया कोई बीम है जिसकी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ L है, और उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर, जिसकी विड्थ B है और डेप्थ क्या है, D है। ओके,
चूँकि हम सिंपल बेंडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि जब किसी भी बीम में सिंपल बेंडिंग हो रही हो, मतलब लोड अप्लाई किया जा रहा है और बेंड हो रही है, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लीनियर होता है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस क्या होगी, जीरो। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, जीरो है, और धीरे धीरे लीनियरली कहाँ पर बढ़ती जा रही है, एक्सट्रीम फाइबर पे। तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम फाइबर पे। चूँकि हम मान रहे हैं कि इस बीम में क्या हो रहा है, सैगिंग हो रही है, चूँकि हमने कौन सा मोमेंट अप्लाई किया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप देख सकते हैं जब भी बीम पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई किया जाए तो उसमें क्या होगी, सैगिंग होगी। सैगिंग का मतलब होता है कि बीम की बॉटम सरफेस पे क्या होगा, टेंशन होगा, और टॉप सरफेस पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्लियर, ओके। अब चूंकि हमको इसमें स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो हम इस बीम में एक एलिमेंटल बीम लेंथ लेते हैं दो सेक्शंस के बीच में। मान लिया ये दो सेक्शन कौन कौन से हैं, एक एक है और एक दूसरा कौन सा है, दो दो है। इनके बीच का जो एलिमेंटल लेंथ ऑफ बीम है वो ds है। ओके, अब हम थोड़ी और एडवांस फॉर्म में जाते हैं। अभी ये माना है कि ये बीम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े ds से मिलके बनी है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो ds एलिमेंटल लेंथ है बीम की, वो भी बहुत पतली पतली लेयर से मिलकर बनी है। इस लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, da है, और उसकी लेंथ किसके बराबर है, ds के बराबर है। आप यहाँ पे जो हैचेज पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, एलिमेंटल लेयर इन एलिमेंटल लेंथ ऑफ बीम। ओके, नाउ अपन नीचे चलते हैं। यदि अपन इसको जूम करके यहाँ पे बनाया जाए अलग से, तो ये जो अपन हैचेज पोर्शन है वो उसको ऐसा अपन ने दर्शा दिया है, और इसकी सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या है, y है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, d होता है। अब चूंकि आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया है। कैसा फोर्स किया है अप्लाई, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने मोमेंट कैसा लगाया है, सैग मोमेंट लगाया है। तो सैग मोमेंट की खासियत क्या होती है, यह कि यह न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसमें क्या आता है, सभी फाइबर्स में टेंशन आता है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितनी भी फाइबर्स होंगी उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो चूंकि ये फाइबर कहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस के एबव है, और वो कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन है, इसलिए इसमें कौन सा फोर्स आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आएगा। ओके, ना समझ में आ गया है। अब चूंकि आपने यहाँ पे डायग्राम देखा था कि स्ट्रेस का कैसा हो रहा है, लीनियरली वेरिएशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, कंप्रेशन है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, टेंशन है। अब यदि ये डायग्राम देखें तो ये क्या है, अपन ने जो पतली लेयर ली है DA क्रॉस सेक्शनल एरिया की, इसकी टॉप सरफेस पे स्ट्रेस बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या आ रही है, F2 आ रही है, और बॉटम सरफेस पे क्या है, F1 है। तो हमने इन दोनों का क्या ले लिया, एवरेज। मान लिया कि इसमें एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, F है। एवरेज कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इसमें क्या है, स्मॉल f है। ये समझ में आया है, ओके। अब जो अपन जानते हैं कि सिंपल बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m/i इक्वल टू होता है F/y इक्वल टू E/r, जहाँ पे m है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, i होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, स्मॉल f क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन लेयर्स, बीम लेयर्स, और y क्या है, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटेड लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम मटेरियल, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूँकि सिंपल बेंडिंग में ये माना जाता है कि जब हम लोड अप्लाइड करते हैं बीम में, तो यह एक सर्कल की आर्क के फॉर्म में बेंड होती है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कैपिटल R होगी। अब यहाँ पे स्मॉल f की वैल्यू जो बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन निकाल सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस ब्लॉक में f बराबर क्या हो जाएगा, m/i इंटू वाई, जो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है। अब चूँकि हमने अभी पढ़ा था
चूँकि हमने क्या कंसीडर किया है, एक स्मॉल छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, एलिमेंटेड एरिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है और लेंथ क्या है, डी एस है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो हमें यदि इसका वॉल्यूम मान के चलो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है मान लो, और यदि हमें पता चल जाए कि इस बीम मटेरियल में एफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण, एफ बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ये यूनिट वॉल्यूम में यू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी होगी, 5U। क्लियर है? ओके। तो चूँकि अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्सियल लोड के कारण यूनिट वॉल्यूम में जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, F²/2E। तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस इस एलिमेंट पे लग रही है उसका नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव, ये अपन ने देखा है। तो इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, F²/2E, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dA/ds। मतलब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द एलिमेंटल सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या है, F²/2E इंटू dA/ds, जहाँ पे F बराबर हमने निकाल लिया था अभी सिंपल बेंडिंग इक्वेशन से, M/I इंटू वाई, जो आपने इस ब्लॉक से निकाला था ये ऊपर। ओके, अब इस जो बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है इसको स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन में पुट कर देंगे F की जगह पे। तो M/I ब्रैकेट क्लोज्ड का स्क्वायर इंटू 1/2E इंटू dA/ds। तो ये फाइनली हो जाएगा M²/2EI² इंटू dA/ds इंटू y²। अब चूँकि ये स्ट्रेन एनर्जी किस में है, एक छोटी सी लेयर में है। यदि अपन एलिमेंटल लेंथ और बीम देखी जाए तो ये बहुत सारी छोटी छोटी डीए क्रॉस सेक्शनल एरिया की फाइबर से मिलकर बना है। तो इस डीएस लेंथ की बीम में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, तो इसी टाइप की सभी बीम का अपन क्या ले लेंगे, क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, मतलब समेशन कर दें कि मान के चलो 50 लेयर होंगी, तो एक में इतना है तो 50 में क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 बार उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए सिंबल क्या होता है मैथमेटिक्स में, सिग्मा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा लगा दो आप, M²/2E² ds इंटू dA/y², सामने क्या लगाना है, सिग्मा। अब इस बीम को देखिए आप, बीम मतलब जो एक एक क्रॉस और दो के बीच में है, जो सेक्शन है 1 और 2 के बीच में है, इसमें मोमेंट जो अपन ने M लगाया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका जो रेक्टेंगुलर बीम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है। दूसरे नंबर पे इसकी जो लेंथ है ds वो भी कांस्टेंट है। तो अब इसको देखो यहाँ पे, इसमें अपन ने M² कांस्टेंट है, 2E मॉडुलस प्लास्टिसिटी भी उस बीम के लिए कांस्टेंट है, जो फाइबर के लिए होगी वही टोटल बीम के लिए होगी। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, और ds जो एलिमेंटेड बीम अपन ने कंसीडर की थी वो उस पोर्शन के लिए वो भी कांस्टेंट है। तो सिग्मा के अंदर क्या बचेगा, dA/y²। अब इसको ध्यान से देखिए, dA/y², अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि आपको याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया कोई एरिया किसी भी बीम है या कोई भी एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये एक्सिस है एक्सेस, इसके अबाउट अपन को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो सबसे पहला फर्स्ट मूवमेंट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो dA/y, और सेकेंड मूवमेंट तो एक बार और डिस्टेंस का गुणा हो जाएगा। तो ISX बेसिकली क्या हो जाएगा, dA/y, जो फाइनली यह हो जाएगा dA/y²। समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो सिग्मा dA/y² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जो किसको बताएगा, आई को। तो फाइनली इसको कैसा लिख देंगे अपन, M²/2EI² ds इंटू जो सिग्मा dA/y² है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा।
जो आप आगे देख सकते हो, m² ds अपॉन 2e² अपन ने इतना ले लिया ये पोर्शन। अब के बाद समीशन की जगह समीशन da² चूँकि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे आई। तो फाइनली क्या बन गया m² अपॉन 2ei इंटू ds। ओके, ये तो क्या थी छोटे से पोर्शन में, मतलब इतने से जो ds लेंथ की बीम का जो अपन ने पोर्शन कंसीडर किया था उसमें स्ट्रेन एनर्जी है। चूँकि टोटल बीम की लेंथ क्या है l है, तो उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो इसका क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे और 0 से l तक की लिमिट लगा देंगे m² अपॉन 2e इंटू ds। ओके, अब तीसरा अपना केस है कि एक कोई बीम लीजिए आप रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप की हो सकती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, लेंथ फिक्स है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है। उस पर एक यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट लगाया जाता है। यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट से मतलब होता है कि थ्रू आउट द लेंथ हर एक क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कैसा है बराबर है। लेकिन यदि अपन ने वैसा देखा हो सॉम में, तो बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान चेंज करता है। जैसे यूडीएल के केस में ही देख लिया जाए, सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो सपोर्ट पे क्या होता है 0 और सेंटर पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो क्या हो रहा है वेरी कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कि अलोंग द स्पान ऑफ बीम बेंडिंग मोमेंट में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। यदि अपन माने जाएं तो चाहे वो सपोर्ट पे माना जाए वही मोमेंट m है, चाहे अंदर किसी भी दोनों सपोर्ट के बीच में कोई भी सेक्शन लिया जाए उस सेक्शन पे भी मोमेंट कैसा होगा m होगा। तो चूंकि अपन ने अभी प्रीवियस में सॉल्व किया है कि स्ट्रेन एनर्जी किसी भी बीम के लिए क्या हो जाएगी m² 2ei इंटू ds। चूँकि इसकी लेंथ क्या है l है, तो इसमें लिमिट क्या चढ़ जाएगी 0 से l। ओके, अब m² ei तो क्या है कांस्टेंट है, 0 से l इंटू ds, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो m² l 2ei इंटू s, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से l। ये फाइनली बन जाएगा m² l अपॉन 2ei। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये रेक्टेंगुलर बीम है जो अपन ने मानी थी, वो बीम कैसी है रेक्टेंगुलर है, जिसकी विड्थ क्या है b है और डेप्थ क्या है d है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है z बराबर i अपॉन वाई। z बेसिकली क्या होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ बीम, जो रेशियो होता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अबाउट द बटे y क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस होती है। ओके, तो अब इस केस में y बराबर क्या हो जाएगा d/2 और i क्या हो जाएगा BDQ/12। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं ये z कैसे निकाला है मैंने, i अपॉन y है, तो i बराबर क्या होता है BDQ/12 और y बराबर होता है d/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा BD²/6। यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि किसी भी बीम की डिज़ाइन या किसी भी बीम कोई भी बीम मोमेंट में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी जितना उसका क्या होगा सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा। यदि बात करी जाए कि जैसे कोई भी बीम का क्रॉस सेक्शन है उसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है, सेम लेंथ की बीम है, और एक दूसरी बीम का सेक्शन मॉडुलस कम है, तो जिस बीम का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा या मॉडुलस ऑफ सेक्शन ज़्यादा होगा वो बेंडिंग में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसका कम होगा वो कैसी होगी वीक होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि बेंडिंग मोमेंट सेक्शन मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि m बराबर होता है f इंटू जेड, m बराबर क्या होता है f इंटू जेड, और z की वैल्यू अपन ने क्या निकाल ली है BD²/6, तो फाइनली हो जाएगी 1/6 FBD²। ओके, अपन ने ये स्ट्रेन एनर्जी अभी निकाली थी WI बराबर क्या होता है m² अपॉन 2ei इंटू एल। तो यहाँ पे सीधे अपन को क्या निकला है 1/2ei, ये अपन कॉमन ले लेंगे और m² की अपन जो वैल्यू है 1/6 जो अपन ने अभी निकाली है 1/6 FBD² का होल स्क्वायर इंटू एल, इसको पुट कर देंगे तो ये फाइनली बन जाएगा f² इंटू 6 इंटू b इंटू डी इंटू एल। और b इंटू डी क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और l क्या है लेंथ ऑफ बीम। तो जो ये बेसिकली BDL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
वॉल्यूम ऑफ बीम। तो किसी भी बीम में यदि यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है F²/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ बीम। क्लियर है। और यदि अपन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो इसमें भी से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो भी से भी वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, F²/6। अब अपन इसमें कुछ दो एग्जाम्पल समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि स्ट्रेन एनर्जी का एप्लीकेशन तभी किया जा सकता है किसी बीम पर जब उस पर केवल एक सिंगल पॉइंट लोड एप्लीकेबल हो। ज़्यादातर केस में बड़ा आसान होता है। ओके, क्लियर है, ये बात समझना है। दूसरी बात, अब मान लिया अपन ने क्या है, एक ए बी कोई कैंटिलीवर बीम है जिसका बी एंड फिक्स है और पी क्या है, फ्री है, जिस पर एक पॉइंट लोड पी अप्लाई किया गया है। जब इस पी लोड अप्लाई किया गया है तो इसमें ए एंड पर डेफ्लेक्शन क्या आता है, डेल्टा आता है। ठीक है, तो ये डेल्टा कितना होगा हमें किससे निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से निकालना है। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में अपन जो लिमिट कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मोमेंट में किसके द्वारा निकाली जाती है, बेंडिंग मोमेंट की इंटीग्रेशन के कारण निकाली जाती है। ठीक है, m² का इंटीग्रेशन होता है। तो ये इंटीग्रेशन में जो अपन कोई भी सेक्शन लेंगे, जैसे मान के चला एक सेक्शन अपन ने कंसीडर किया x सेक्शन पे, मतलब सब ए एंड से x डिस्टेंस पे कोई अपन ने सेक्शन कंसीडर किया है, तो ये सेक्शन हमेशा दो पॉइंट लोड के बीच में कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट लोड कहाँ पे हैं, एक तो सपोर्ट ए पे P लग रहा है और सपोर्ट P पे B पर क्या होगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी जो P के ही बराबर होगी। तो ये बात क्लियर है। हमेशा जो सेक्शन क्या लिया जाएगा, दो पॉइंट लोड्स के बीच में लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट क्या लिया है अपन ने, mx क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं, तो -p/x। अभी अपन ने पढ़ा था WI बराबर होता है m² 2EI dx। इसकी टोटल लेंथ क्या है, L है, तो 0 से L तक की लिमिट आ जाएगी। अब इसका अपन फाइनली इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन तो सिंपल सी बात है, इसमें पहले m की वैल्यू रखो m² की जगह पे, तो -px² 2EI dx हो जाएगा। ये फाइनली क्या हो जाएगा, px² x² 2EI इंटू dx। p² 2e ये क्या है, कांस्टेंट है, 0 से L तक इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओ x² dx, तो ये फाइनली हो जाएगा p² 2e x³ 3 और लिमिट होगी 0 से 3। तो ये फाइनली जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू पॉइंट लोडेड फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम क्या होगी, p² L³ 6EI। अब अपन ने पढ़ा होता है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एक प्रकार की इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होती है मटेरियल में या कोई भी स्ट्रक्चर में, जो किसके बराबर होती है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द लोड। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, 1/2 P इंटू डेल्टा, P क्या है वहाँ पर फोर्स है, तो 1/2 P इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जो क्या है p² L³ इंटू 6EI। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फाइनली इसका डेफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, PL³ 3EI। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिज़ल्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई भी कैंटिलीवर बीम है उसकी फ्री एंड पर पी लोड अप्लाई किया जाता है तो उसके फ्री एंड पर कितना डेफ्लेक्शन होगा, PL³ 3EI। ओके, अब सेकंड केस होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम में अपन ने माना कोई ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंट्रल पे एक पी लोड लगाया है, तो इसके पी लोड की जस्ट बिलो सेंटर पे जो डेफ्लेक्शन जनरेट हुआ है डेल्टा, जिसकी वैल्यू अपन को स्ट्रेन एनर्जी मेथड का एप्लीकेशन करके निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, जो सेक्शन अपन कंसीडर करेंगे दो पॉइंट लोड्स के बीच में करेंगे। तो यहाँ पे पी लोड लग रहा है, सपोर्ट ए और बी पे रिएक्शन क्या होगा, P/2। जो भी रिएक्शन भी एक प्रकार का क्या है, पॉइंट लोड है। तो या तो अपन सेक्शन किसके बीच में कंसीडर करेंगे, ए और पी के बीच में करेंगे या पी और बी के बीच में करेंगे। मान लिया कि सब कोई एक अपन ने
सेक्शन एज्यूम किया एम एक्स निकालने के लिए एक्स डिस्टेंस पे सपोर्ट से, तो मोमेंट क्या हो जाएगा p/2 इंटू एक्स। क्लियर है? ओके। अब इसमें इंटीग्रेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि लिमिट कैसे रखेंगे। ठीक है, तो कोई लोग करेंगे m²/2ei/dx 0 से l, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। यदि आपने डायरेक्ट 0 से l तक की लिमिट रख दी है तो वो गलत हो जाएगा, चूँकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो समेशन ऑफ एनर्जी है, तो पहले AP पोर्शन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है प्लस क्या होगी BP पोर्शन में स्ट्रेन एनर्जी होगी। क्लियर है? तो AP पोर्शन में स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी m²/2ei, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से l/2। और दूसरे PB पोर्शन के लिए लिमिट क्या होगी l/2 से l, या यदि B की तरफ से अपन सेक्शन ले लें, चूँकि ये सिमेट्रिक है, AP बराबर PB है, तो जितनी स्ट्रेन एनर्जी AP में स्टोर होगी उतनी ही PB में स्टोर होगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द बीम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द हाफ बीम, मतलब जितनी इस तरफ स्ट्रेन एनर्जी आएगी उतनी ही इस तरफ आएगी। तो टोटल या तो दोनों को जोड़ दो, दिस जैसे मान के चलो U आ रही है इसमें, तो उधर भी U आएगी, तो टोटल क्या हो जाएगी U प्लस U। या इसको दूसरा तरीका क्या है कि 2U लिख दें। क्लियर है? तो अपन ने पढ़ा है इसको, 1/2 0 से l/2 की लिमिट लगेगी, और m बराबर क्या है p/2, तो m² p/2 x का स्क्वायर और dx/2ei अपन को पता ही है। तो इसको फाइनली अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी PQ/96EI। ओके, लेकिन हमें पता है कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है 1/2 p इंटू डेल्टा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इसमें क्या है P²L³/96EI, और इक्वल टू करो इसको 1/2 p इंटू डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा PL³/48EI। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात क्या है कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे कोई पॉइंट लोड P लगाया जाए, तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो सेंटर पे आएगा वो क्या हो जाएगा PL³/48EI। थैंक यू, धन्यवाद।